कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पहला टॉपिक जो इंडियन पॉलिटी का हमारा हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है हमारा दोस्तों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रही है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, किस तरह से ये बन करके तैयार हुआ। ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। इसमें बहुत सारे एक्ट्स आएंगे जिनके बारे में हम लोगों ने स्टडी करना है दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1947 से पहले इंडिया को डिवाइड किया गया था दो इंडाइटीज़ में। वो दो इंडाइटीज़ क्या थी दोस्तों, एक ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था जिसको टोटल 11 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, और साथ ही साथ हुआ करती थी प्रिंस स्टेट जिन पर ब्रिटिश का कोई रूल नहीं होता था। वहाँ पर जो है दूसरे राजा लोग जो हैं इंडिपेंडेंट वो स्टेट हुआ करती थी, जिनको उस टाइम के राजा महाराजा जो है वो रूल किया करते थे, लेकिन वो भी कुछ पॉलिसीज़ के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर दोस्तों आ चुकी थी। अब ये जो हैं ये दोनों इंडाइटीज़ को, इन दोनों प्रोविंसेस को मिला करके ब्रिटिश इंडिया को और इन प्रिंस स्टेट्स को मिला करके हमारा जो है इंडियन यूनियन को दोस्तों बनाया गया उस टाइम पे। और इन सब लेगेसीज़ के चलते हुए आज भी हम जो हैं इंडिया को उन्हीं कानून्स के थ्रू रूल किए जा रहे हैं दोस्तों। इसी में हम लोग देखेंगे कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रही है, किस तरह से आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास बन करके सामने आया। यही सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग जो हैं आज के इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें हमने स्टडी करनी है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे दोस्तों इंडियन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर हम पिट्स एक्ट को भी देखेंगे, फिर हम चार्टर एक्ट 1813 वाले को भी देखेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853 वाले को भी देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे क्यों इसको रेगुलेटिंग कहा गया, क्यों इनको बाद में चार्टर कहा गया। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले। साथ ही साथ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को भी देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को देखेंगे। कोई एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, जो जो हमारे लिए ज़रूरी है वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। इसके आगे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट को भी देखेंगे, 1861 वाले को, फिर 1892 वाले को भी देखेंगे, और काउंसिल एक्ट 1909 वाले को भी देखेंगे, और साथ ही साथ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और फाइनली हम देखेंगे 1947 वाले एक्ट को, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हम लोग देखेंगे, क्या हमें चीज़ें ज़्यादा समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो बिना टाइम वेस्ट हुए सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है दोस्तों इंडिया सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या सिस्टम था हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है हमारे यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है दोस्तों हम लोग खुद डायरेक्टली पीपल रूल नहीं करते, बल्कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वही जाकर आगे काम करते हैं दोस्तों। हमारा जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेस है, एक है हमारा लोकसभा और एक है राज्यसभा दोस्तों। और हमारे यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको फेडरल सिस्टम कहा जाता है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों कि सेपरेशन ऑफ पावर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये सब अलग अलग है। और साथ ही साथ फेडरलिज्म का सबसे बड़ी चीज़ हम ये देख सकते हैं कि इसमें क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है। सेंटर के पास अपनी पावर है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि स्टेट के पास अपनी पावर है, तो इसलिए हम इसको फेडरल कंट्री भी बोल सकते हैं। हमारे पास साथ ही साथ सेल्फ गवर्नेंस भी है। सेल्फ गवर्नेंस मतलब जो हमारा 3 टायर सिस्टम है, हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जो है चलते हैं सीधा ही हमारे जो टॉपिक है पहला, दैट इज़ योर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्या इसके इंपॉर्टेंट प्रोविज़न थे, ये हम चीज़ें यहाँ पे देखने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पहला स्टेप था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लिया कि वो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी काम है उनको रेगुलेट करेगी। तो मतलब इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने पैमाने पे काम कर रही थी, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला जो ये पहला स्टेप था, इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें इंटरफेयर करना शुरू किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ पे इंटरफेयर करना शुरू दोस्तों कर लिया। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने किया, वो ये कि जो गवर्नर हुआ करता था दोस्तों बंगाल का, ठीक है, पहले उसको सिर्फ गवर्नर बोला जाता था, लेकिन इसके बाद उसकी डेजिग्नेशन को चेंज करते हुए गवर्नर जनरल बंगाल का बना दिया गया। तो ये भी 1773 वाले एक्ट के थ्रू यहाँ पर किया गया। और वैरन हेस्टिंग्स जो हैं वो पहले गवर्नर जनरल बने दोस्तों बंगाल के। तो क्या हमने यहाँ पे देखा कि पहले उसको सिर्फ गवर्नर बोला जाता था, लेकिन बाद में 1773 के एक्ट के बाद उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का, और वैरन हेस्टिंग्स जो हैं वो पहले गवर्नर जनरल इस तरह से बनते हैं दोस्तों। साथ ही साथ इस एक्ट ने दोस्तों एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी गवर्नर जनरल की उसको स्टैब्लिश किया, और इसके 4 मेंबर रखे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर हुए। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि देयर इज़ नो सेपरेट, यहाँ पे कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल दोस्तों इस एक्ट के थ्रू नहीं बनाई गई थी, जो हमारा ये एक्ट था 1773 वाला।
साथ ही साथ जो सबॉर्डिनेटेड गवर्नर थे ना हमारे बॉम्बे के, मद्रास के, क्योंकि मैं दोस्तों बंगाल का वो करता था और बाकी जो सबॉर्डिनेट थे हमारे वो उनको यहाँ पे बंगाल के आगे सबॉर्डिनेट रखा गया और मैं जो है वो बंगाल वाले गवर्नर को यहाँ पे दोस्तों इनकी तरफ से रखा गया। और इसी एक्ट के थ्रू, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन से एक्ट के थ्रू दोस्तों 1774 में जो यहाँ कोलकाता हाई कोर्ट बनाया गया, तो वो जो कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट था वो आपके इसी एक्ट, जो आपका एक्ट है 1773 वाला, इसके थ्रू ही दोस्तों बनवाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। साथ ही साथ जो ये एक्ट था ये प्रोहिबिट करता था सर्वेंट्स को, कंपनी जो भी कंपनी के काम करने वाले लोग थे, कि वो कोई भी प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं करेंगे और ना ही वो ब्राइब्स वगैरह लेंगे यहाँ के नेटिव्स से। तो ये एक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिहाज से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो एक गवर्नरिंग बॉडी थी कंपनी की, उसको रेवेन्यू वाले काम जो तो इसी एक्ट के थ्रू रिपोर्ट किए गए। तो ये कुछ प्रोविजंस थी आपकी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों वो है पिट्स एक्ट ऑफ 1784। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इसने सबसे पहले क्या किया कि इसने दोस्तों कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग कर दिया। मतलब अब से कंपनी के कमर्शियल फंक्शन अलग होंगे और पॉलिटिकल फंक्शन अलग होंगे, मतलब कि दो फंक्शंस में डिवाइड कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को पिट्स एक्ट 1784 के थ्रू। और इसमें क्या किया देख सकते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था उसको कमर्शियल फंक्शन दे दिए गए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसको पॉलिटिकल फंक्शन दे दिए गए। आप देख सकते हैं कमर्शियल फंक्शन के लिए एक अलग बॉडी बनाई गई जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है एक अलग बॉडी बनाई गई जिसका काम था दोस्तों पॉलिटिकल फंक्शन जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के यहाँ पे हवाले कर दिए गए। साथ ही साथ इस एक्ट ने और क्या किया दोस्तों कि इसने रिड्यूस कर दी स्ट्रेंथ, जो इसकी स्ट्रेंथ थी वो रिड्यूस कर दी गई। कि इसकी गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, अब वो पहले 4 की हुआ करती थी, अब वो महज 3 मेंबर्स की दोस्तों यहाँ पर कर दी गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और साथ ही साथ इसने क्या किया कि जो इंडियन अफेयर्स थे ना उसको सीधा का सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर दोस्तों ले जाया गया इस एक्ट 1784 वाले के बाद। और साथ ही साथ कंपनी की जो टेरिटरीज़ है ना इंडिया में, उनको अब सीधा ब्रिटिश पोजीशन के अंदर, मतलब कि अब जो है इस एक्ट के बाद पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया था, ना कि कंपनी ने। और गवर्नर्स, एक नई गवर्नर काउंसिल जो वो मद्रास और बॉम्बे में भी इस्टेब्लिश कर दी गई दोस्तों इस एक्ट के बाद। और फाइनली हमारा एक एक्ट आता है इसके बाद 1813, चार्टर एक्ट 1813। ये जो हमारा चार्टर एक्ट 1813 वाला था ना, इसने क्या किया कि जो कंपनी की मोनोपोली थी ना ट्रेड में, उसको टर्मिनेट, उसको ख़त्म कर दिया गया और ट्रेड इंडियन जो है उसको ओपन कर दिया। अब ब्रिटिशर्स जो भी ब्रिटिश के सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी। तो ट्रेड की मोनोपोली को खत्म करने वाला एक्ट जो था वो आपका था दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आया हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1813 वाला जो एक्ट है उसने ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म किया था, लेकिन 1833 वाला जो एक्ट है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो इसने क्या किया, सबसे पहला काम जो इसने किया, जो गवर्नर जनरल था ना बंगाल का, उसको बना दिया इसने गवर्नर जनरल इंडिया का। ये एक बहुत बड़ी चेंज थी दोस्तों उस टाइम के हिसाब से। और साथ ही साथ इस तरह के जो पहले हमारे गवर्नर जनरल बने इंडिया के वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू इंडिया के दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। साथ से मैं आपको बता दूं कि इसके बाद क्या हुआ कि एक ये सेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट जो है इंडिया में वो भी चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू ही आया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव बनाया गया इंडिया के लिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम जो सो इस एक्ट के थ्रू भी किए गए। और ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को यहाँ पे दोस्तों कम कर दिया गया इस एक्ट के बाद, और महज वो अब एक कमर्शियल बॉडी ही बन के रह गई थी। चलिए आगे अगर हम देखें चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो जो आपका चार्टर एक्ट 1853 वाला है, इसने क्या किया, देखिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे ना जो गवर्नर जनरल के, उसको सेपरेट कर दिया गया। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो गवर्नर जनरल के थे उसको सेपरेट करने वाला एक्ट आपका था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 6 मेंबर की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसमें से 4 जो मेंबर थे उनको अपॉइंट किया जाता था प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ से। प्रोविजनल गवर्नमेंट कौन कौन सी, बॉम्बे की, मद्रास की और बंगाल और आगरा की। एक मेंबर, एक मद्रास से, एक बॉम्बे से, एक बंगाल से और एक आगरा से हुआ करता था, 6 में से 4। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस एक्ट ने किया दोस्तों वो ये था कि इस एक्ट के बाद क्या किया गया कि ओपन कंपटीशन दोस्तों रखा गया। सिविल सर्वेंट्स जो भी होते हैं वो ओपन कंपटीशन के थ्रू यहाँ पर लाए जाएंगे। रिक्रूटमेंट जो वो ओपन कर दी गई। ये आपकी इंडियन सिविल सर्विस जो है उसको सब के लिए ओपन कर दिया गया 1853 के एक्ट के बाद। देन आपका एक्ट आया दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके बाद पूरा ड्रास्टिक चेंज आया था, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई थी।
सबसे पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का रूल दोस्तों वो पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। इस एक्ट के बाद क्या किया गया कि रूल जो कंपनी का उसको रिप्लेस कर दिया गया और सीधा का सीधा क्राउन का रूल जो अब वो इंडिया में आने लगा, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट हो चुका था। इसके बाद जो क्राउन की पावर हैं वो सीधी आई इंडिया में। और मैं आपको बता दूं कि क्राउन को असिस्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, काउंसिल ऑफ इंडिया रखी गई। और ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया थे इसके टोटल 15 मेंबर होकर थे, 15 मेंबर थे काउंसिल ऑफ इंडिया के। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट अथॉरिटी थी इनको, ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी पूरी तरह से ये काम जो है वो अभी किया करते थे। और गवर्नर जनरल जो था उसकी डेजिग्नेशन को चेंज करके अब वाइसराय बना दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि 1858 का एक्ट जो वो हिस्टोरिकली कितना इंपॉर्टेंट हमारे रहा। और ये जो पहले हमारे वाइसराय बने वो हमारे थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो फर्स्ट वाइसराय बने इंडिया के, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। और इसने क्या किया, ये जो सिस्टम था ना आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल का और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, इसको भी दोस्तों ख़त्म कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो 1858 के एक्ट के बाद दोस्तों यहाँ से हटा दिया गया। देन हमारा एक्ट आ गया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसने क्या किया कि फर्स्ट टाइम इंडियन रिप्रेजेंटेशन दोस्तों ली गई, इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई वाइसराय की एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेचर में। इसमें 3 इंडियंस बंदों को इंटर किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। आपको बता दूं कि अगर आपको पूछा जाए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंटर जो मिली इंडियंस को वो कौन से एक्ट के बाद मिली, तो वो था 1861 का एक्ट। काफ़ी इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट बन जाता है ये, इसी एक कारण की वजह से। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया सेंटर में और प्रोविंसेस में भी। और मैं आप साथ ही साथ देखो इसने क्या किया कि जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना उसको क्या किया, उसको शुड हैव सम इंडियंस, उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो वो इंडियंस को भी दोस्तों मौका यहाँ पे मिला जाने का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और साथ ही साथ इस एक्ट ने क्या किया, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दी गई। पोर्टफोलियो सिस्टम भी इसी के बाद आया, 1861 के एक्ट के बाद यहाँ पर पोर्टफोलियो सिस्टम भी दोस्तों लाया गया। और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस भी दोस्तों इसी एक्ट के बाद आया। तो हिस्टोरिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था एक। फिर आपका आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892 का है हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट जो है वो 1892 के बाद ही इंडिया में दोस्तों पहली बार लाया गया। साथ ही साथ ये नॉमिनेशन के थ्रू हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन, कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं थे ये। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी इनलार्ज किया गया इस एक्ट के थ्रू, इनडायरेक्ट इलेक्शन लाए गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल को इनलार्ज किया गया। और ये जो फंक्शन इनलार्ज किए गए इनको दोस्तों बाद में पावर दे दी गई कि बजट को भी डिस्कस किया जाएगा और क्वेश्चन भी उस पर ही कर सकते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बजट को डिस्कस करने की पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल को पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के बाद दोस्तों यहाँ पे दी गई। इनडायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट भी 1892 के बाद यहाँ पर आया। अब फेमस एक्ट आते हैं हमारे जो बहुत फेमस रहे, बहुत कंट्रोवर्शियल रहे, दैट इज़ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वाला है इसी को दोस्तों पार्लियामेंट्री रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म और इंडियन काउंसिल एक्ट जो दोस्तों एक ही एक्ट है, एक ही नाम है, बस अलग अलग नाम है, 2 नाम है इसके। डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है 1892 के थ्रू आया। डायरेक्ट इलेक्शन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को पहली बार इस एक्ट के थ्रू किया गया। डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो 1909 के थ्रू यहाँ पर पहली बार दोस्तों लाए गए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसने चेंज कर दिया, क्या चेंज किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम जो टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो पहले बोला जाता था अब उसको बोल जाने लगा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये भी 1909 के थ्रू ही किया गया। और साथ ही साथ जो मेंबर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को उनको इंक्रीज़ कर दिया गया 60, पहले से महज 16 हुआ करते थे, अब उनको बढ़ा करके पूरा का पूरा 60 कर दिया गया। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं इनलार्जमेंट यहाँ पे की गई थी। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी दी गई मुस्लिम को और सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया। तो मुस्लिम को जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी गई वो 1909 वाले एक्ट के थ्रू ही दी गई। और पहली बार इंडियंस को देख सकते हैं इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मिले, दैट इज़ 909। और सतिंदर पन्नामा सिन्हा, SP सिन्हा जो हैं वो एज अ लाम मेंबर जो हैं वो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनको एंट्री मिलती है। देन इसके बाद हमारा एक्ट आता है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसी एक्ट को मॉडगेट-चैमफोर्ड रिफॉर्म्स भी दोस्तों बोला गया। ठीक है, इसने क्या किया दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे ना उनको डेमोक्रेट कर दिया गया, उनको डिवाइड कर दिया गया और सेपरेट कर दिया गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अब जो प्रोविंसेस हैं वो अलग सब्जेक्ट्स पर कानून बनाएंगे, जैसे आज में है ना हमारी 3 लिस्ट है,
इसी तरह से यहाँ पर भी दोस्तों सेंटर के लिए अलग से सब्जेक्ट रहेगी और स्टेट्स के लिए अलग से सब्जेक्ट रहेगी। ड्यूल गवर्नेंस मतलब कि डायरार्की जो है वो प्रोविंसेस में इसी 1919 के एक्ट के थ्रू ही दोस्तों लाई गई, ये आप लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसी डायरार्की सिस्टम के अंडर ही जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे ना, उनको आगे दो और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट रख दिए गए और एक रिजर्व सब्जेक्ट रख दिए गए। ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट जो है उस पर गवर्नर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से आगे डिवीज़न यहाँ पर की गई, किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। साथ ही साथ ये जो एक्ट था ना, इसने इंट्रोड्यूस किया पहली बार बाईकैमरलिज्म। सेंटर में बाईकैमरलिज्म जो है वो पहली बार 1919 के एक्ट के थ्रू ही दोस्तों लाया गया। और जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली थी 140 मेंबर थे, इस एक्ट के बाद 140 मेंबर स्ट्रेंथ थी लेजिस्लेटिव असेंबली की, और काउंसिल की स्ट्रेंथ जो 60 कर दी गई। डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार आए 1919 के बाद। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्ट है ना, आल्सो रिक्वायर्ड 3 ऑफ द 6 वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन। और इसमें रखा गया कि जो 6 हैं उनमें से 3 जो हैं वो इंडियंस होने चाहिए। तो पूरी 50% रिजर्वेशन आप मान सकते हैं कि इंडियंस को 1919 के एक्ट के बाद दी गई। तो इंडियनाइजेशन जिसको मैं बोलता हूँ वो यहाँ पे शुरू हो चुकी थी अब। साथ ही साथ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो भी इसी एक्ट के बाद यहाँ पर दोस्तों इस्टेब्लिश कर दी गई। पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज़ जो हमारी 1919 के एक्ट के बाद यहाँ पर लाई। देन इसके बाद एक्ट आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक्ट जो है इसने क्या किया, इस्टेब्लिश किया एक ऑल इंडिया फेडरेशन जिसमें प्रोविंसेस भी थी और प्रिंस स्टेट्स भी थी। तो ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो 1935 के एक्ट के थ्रू आई। ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ से पता चलती है। और साथ ही साथ 3 लिस्ट, ये 3 लिस्ट आज भी दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बरकरार हैं। ये 3 लिस्टें यहाँ पे लाई गई। एक्ट ने डिवाइड किया पावर्स को सेंटर और स्टेट के बीच में, मतलब प्रोविंस और सेंटर के बीच में 3 लिस्टें, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, अब देख सकते हैं आज भी एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट है। फेडरल लिस्ट जो है दोस्तों उस पर सेंटर बनाता था कानून और इसमें 59 आइटम्स रखी गई। प्रोविंशियल लिस्ट जो है इसमें 54 आइटम्स रखी गई और कंकरेंट लिस्ट में 36 जो है वो रखी गई। इस पर दोनों सेंटर एज वेल एज प्रोविंस जो हैं वो कानून बनाया करते थे। रेजिड्यू पावर जो है वो गवर्नर जनरल को दे दी गई और इसने डायरेक्सी को अबॉलिश कर दिया गया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया डायरेक्सी को प्रोविंसेस में, और एक ऑटोनॉमी दे दी गई किसको, प्रोविंसेस को। ऑटोनॉमी 1935 के एक्ट के बाद ही दोस्तों मिल चुकी थी। सेंटर में डायरेक्सी रखी गई लेकिन प्रोविंसेस में पूरी तरह से खत्म कर दी। बाईकैमरलिज्म लाया इस एक्ट ने। 11 जो प्रोविंसेस थी ब्रिटिशर्स की, उनमें से 6 में जो है इसने बाईकैमरलिज्म लाया। वो 6 प्रोविंसेस कौन सी थी, जैसे आपका असम था, आपका बंगाल था, आपका बॉम्बे था, आपका बिहार था, आपका मद्रास था और यूनाइटेड प्रोविंस था। टोटल 11 थे जिनमें से 6 में बाईकैमरलिज्म लाया, 2 हाउसेस लाए गए इस एक्ट के बाद। साथ ही साथ इसने फेडरल कोड को भी इस्टेब्लिश करवाया और काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसको ख़त्म कर दिया गया इस एक्ट के बाद। देन फाइनली आज़ादी का टाइम आ गया और एक्ट भी हमारा आ गया 1947 वाला। इसने इंडिया को इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया और यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंसेस में दोस्तों इस्टेब्लिश करने के बाद यहाँ पर इस एक्ट के बाद की गई। वाइसराय की डेजिग्नेशन को चेंज करते हुए जो भी आप देख सकते हैं उसको गवर्नर काउंसिल का बना दिया गया और साथ ही साथ ड्यूल फंक्शन दे दी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा लेजिस्लेटिव फंक्शन जो वो दिए किसको, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वहाँ पे बनाई गई थी। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना दी गई और यहाँ पर पूरी तरह से इंडिया को एक सॉवरेन स्टेट का दर्जा दोस्तों मिल गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे पास यहाँ पर पहुँच गया। अब क्या पॉइंट हमें याद रखने हैं, वैसे जो भी हमने देखा ये सब याद रखने वाली चीज़ें, लेकिन इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो हम देखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी लॉज थे, जो भी कानून जो बनाए गए थे, जो चार्टर एक्ट 1813 से पहले बनाए गए, 1833 से पहले जो भी कानून बनाए गए थे चार्टर एक्ट 1833 से पहले, उनको रेगुलेशन बोला गया। एंड इसके बाद में जो बनाए गए उनको एक्ट बोला जाता था। जो भी 1833 से पहले कानून बने, जो भी लॉज बने, उनको बोला गया रेगुलेशंस, और 1833 के बाद जो भी बने उनको बोला गया एक्ट। लॉर्ड वारन हेस्टिंग जो हैं उन्होंने क्रिएट किया था ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी का जो ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये ऑफिस वारन हेस्टिंग ने ही शुरू किया था 1772 में। बट जुडिशियल पावर जो है वो सेपरेट कर दी गई थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कॉर्नवेल्स ने। कॉर्नवेल्स जो है इन्होंने जुडिशियल पावर जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से दोस्तों ले ली थी। और
From the powerful authorities of unchecked executive, Indian administration developed into a responsible government, answerable। तो पूरा एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सिस्टम यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों। पोर्टफोलियो सिस्टम, बजट जो है वो भी यहाँ पर लाया गया। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ आप देख सकते हैं कि लॉर्ड मायो जो है ना, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन पे और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। सबसे पहले इंडिया में अगर कोई सोचने वाला बंदा था तो वो लॉर्ड मायो ही थे। हालांकि बाद में लॉर्ड रिपन को इसके लिए ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन लॉर्ड मायो वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में सोचा था। लॉर्ड रिपन जो हैं, इन्होंने बाद में चल करके मांगा करता ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्होंने ही लाया था, तो इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दोस्तों इसीलिए बोला जाता है किसको, लॉर्ड रिपन को। 1924 में जो रेलवे बजट है उसको सेपरेट कर दिया गया था जनरल बजट से। और कमेटी कौन सी थी, एसवर्थ कमेटी। एसवर्थ कमेटी जो है, इस कमेटी की रिपोर्ट पर ही रेलवे बजट को अलग कर दिया गया दोस्तों जनरल बजट से। कब किया गया, ये कर दिया गया था 1924 में। देन अगर मैं बता दूँ आपको 1773 से लेकर के 1858 तक जो भी एक्ट आए थे ना, ब्रिटिश ट्राई टू सेंट्रलाइज, इन सब में सेंट्रलाइजेशन का काम किया गया 1773 से लेकर 1858 तक। जैसे इट वाज फ्रॉम 1861 के बाद जो है आपको पता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का काम शुरू हो गया था, तो 58 तक सेंट्रलाइजेशन, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन। 1833 का जो एक्ट था ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट था। अगर 909 की बात करें तो उससे पहले जितने भी एक्ट आए उन सब में से अगर कोई इंपॉर्टेंट एक्ट था वो था आपका 1833 वाला एक्ट। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 1947 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, उसने काम किया था अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट ऑफ 1919। 1935 वाले जो एक्ट है ना, इसकी फेडरल डायरेक्टरी जो है वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं की गई, कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं की गई दोस्तों इस एक्ट की। और साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रिजाइडेड बाय द 1919 एक्ट, ये कंटिन्यू रही थी आपकी 1947 तक। मॉडर्न एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, ये यहीं से आई थी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका आप बोल सकते हो कि 1919 के एक्ट से ही दोस्तों लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लेगेसी है ब्रिटिशर्स की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली जो है वो डिवेलप कर दिए। आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी इसको राज्यसभा बना दिया गया, और जो असेंबली थी इसको लोकसभा बना दिया गया हमारी आज़ादी के बाद। तो आप देख सकते हैं कि लेगेसी जो अभी तक वो पूरी ब्रिटिशर्स की यहाँ पर चल रही है। आज के लिए इतना ही। ओके एंड गुड बाय।